नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा फिलहाल। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। हम आपको आज दिखाएंगे अखिलेश की राजनीतिक सूझबूझ पर चाचा शिवपाल ने क्यों उठा दिए सवाल। हम आपको दिखाएंगे नोएडा में कैसे खुला काली कमाई की बदौलत खजाना जुटाने वाले अफसर का राज। और उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ आज कहां चला योगी सरकार का हंटर, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल यादव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। दोनों सीटों पर उपचुनाव खत्म हो गया, एमएलसी का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मनमुटाव है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक तस्वीर फिर से आ गई। इसी महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और अब इसी चुनाव ने एक बार फिर से चाचा भतीजे के बीच की दूरियों को बढ़ा दिया है, सबके सामने दिखा दिया। दरअसल शिवपाल यादव अपनी लगातार हो रही अनदेखी की वजह से अखिलेश यादव से नाराज हैं और अब उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो विपक्ष के यशवंत सिन्हा को नहीं बल्कि एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। और शिवपाल यादव ने अपने इस फैसले के लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव और उनके तौर तरीकों को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने सब कुछ भुलाकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी कर ली, लेकिन दोनों के बीच दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है, जिसे लेकर एक बार फिर शिवपाल और अखिलेश में ठन गई है, क्योंकि शिवपाल यादव ने विपक्ष में होते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर अधिकारियों ने मुझे रिसीव किया और मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की है। द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मेरा परिचय कराया और फिर सब लोग डिनर में साथ साथ रहे। इसलिए मैंने तय किया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही हम अपना वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। शिवपाल यादव के फैसले के पीछे की वजह खुद अखिलेश यादव हैं। उन्होंने विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को तवज्जो दी और न ही अपने चाचा शिवपाल यादव को। अखिलेश की इसी अनदेखी से नाराज शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री आवास पर हुए रात्रि भोज में शामिल होकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की बजाय एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और अपने इस कदम की वजह भी बता दी। चलिए, सम्मान मिला और मिलना चाहिए। हाँ, बात सही है, घर में कोई बात न करे। हाँ, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को बनाने में नेताजी का हमेशा छाये की तरह से मैंने उनका साथ दिया है और कई बार सरकारें गिरा करके बनाई भी हैं। उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई बुलावा भी न दे, कोई पूछे नहीं, कोई बात न करे, तो फिर वहाँ जाना मेरा अब ठीक नहीं। अखिलेश यादव की राजनीतिक सूझबूझ पर चाचा शिवपाल यूं ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। दरअसल अपनी ही पार्टी के विधायक और अपने गठबंधन के सहयोगी शिवपाल और राजभर को अखिलेश यादव ने न्योता नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के न्योते पर कल के डिनर में तटस्थ रहने का ऐलान करने वाले राजा भैया ही नहीं बल्कि शिवपाल यादव और चुनाव के वक्त भाजपा को पानी पी पी कर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर भी पहुंच गए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलो इसी पर हमारे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है, अब इसके मायने क्या है? जो बड़ी बातें शिवपाल सिंह यादव ने कही हैं उसके मायने क्या है और आगे जाकर के भविष्य किस तरीके से प्रसपा के चीफ शिवपाल यादव का तय होने वाला है या फिर पूरे गठबंधन की रूपरेखा किस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश, ये बताएं, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है शिवपाल सिंह यादव ने। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते थे कि साथ में रहें, लेकिन अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है जिसकी वजह से तमाम जो साथी हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं।
और ये भी उन्होंने कहा कि और इसी वजह से जो उनकी अनदेखी हुई, इसी वजह से अब उनको भारी मन से ये फैसला भी लेना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वो वोट भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। चलिए बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर दीपा आप पूरा एक एक करके देखिए जो गठबंधन था, अखिलेश यादव ने कहा ये एक गुलदस्ता है जब विधानसभा चुनाव थे उसके पहले, और उसके बाद में आप देखिए क्या हाल हुआ उसका, उस पूरे गठबंधन का। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, मनमुटाव देखिए वहीं पे शुरू हो गया। जब सबसे पहला जो मनमुटाव था आप देखेंगे अगर, तो वो केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष थे और स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार के केशव देव मौर्य ने उनको लेकर निशाना साधा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद जो मौर्य वोट थे, केशव देव मौर्य जो थे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उनका ठीक से जो वो मदद कर सकते थे वो नहीं ली गई, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया सही से। तो आप देखिए सबसे पहले केशव देव मौर्य पार्टी से अलग हो जाते हैं, और जब पार्टी से अलग होते हैं तो उनकी जो गाड़ी गिफ्ट दी जाती है वो भी वापस ले ली जाती है। अब आप आइए नंबर दो पर ओम प्रकाश राजभर लगातार देखिए निशाना साधते रहे, कहते रहे कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, ये नसीहत वो देते रहे। इसके बाद आगे बढ़िए तो जनतांत्रिक जो सोशलिस्ट पार्टी है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, उस पर आप आइए तो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान, उन्होंने भी अपने तेवर दिखाए, उन्होंने भी अपना जो निशाना है वो अखिलेश यादव को लेकर साधना शुरू कर दिया। शिवपाल यादव की आप बात कीजिए, शिवपाल यादव भले ही प्रसपा के अध्यक्ष थे, लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने पहले सपा की सदस्यता ली। सपा के आज ये बात उन्होंने खुद बताई कि क्योंकि चुनाव सपा के टिकट पर लड़ना था, उन्होंने सपा की सदस्यता ली एक बार, और उसके बाद चुनाव लड़े, विधायक भी बन गए। शिवपाल यादव साथ में नहीं है, ओम प्रकाश राजभर लगभग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, केशव देव मौर्य अलग हो चुके हैं, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय सिंह चौहान निशाना साध चुके हैं, कब अलग हो जाएं कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर देखिए जो गुलदस्ता था, एक एक करके जिसको ये फूल कह रहे थे, वो सारे के सारे अलग होते जा रहे हैं और गुलदस्ता पूरी तरह बिखर चुका है। जहाँ तक बात करें शिवपाल यादव की, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव में ये परिपक्वता की कमी है, जिसके चलते चुनाव में ये तस्वीर है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का ये हाल है। उन्होंने एक बात और बड़ी कही कि आज जब समाजवादी पार्टी का ये हश्र देखते हैं तो उनको दुख होता है, समाजवादी परिवार जो है उस पूरे परिवार को दुख होता है। परिवार का मतलब सिर्फ इस घर से, इस यादव परिवार से नहीं, बल्कि उस समाजवादी पार्टी से जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वरिष्ठ, वो जो जुड़े हैं, उनके दर्द का जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया। कहीं ना कहीं दर्द है क्योंकि इस पार्टी की जो स्थापना थी उसमें शिवपाल यादव संस्थापक सदस्यों में रहे, और ऐसे में उनका जो दर्द था वो निकल कर सामने आया। इससे पहले देखिए तमाम बार वो निशाना साधते थे, लेकिन अधिकतम उनका एक जवाब होता था कि उचित समय आने दीजिए तब हम बात करेंगे। निशाना साधते भी थे तो गोल गोल, लेकिन खुलकर उन्होंने आज अपनी बात भी रखी है, और उनकी बातों से ही समझ में आ रहा था, ये समझ हम पा रहे थे कि वो कितने आहत हैं और कितने आहत होकर के वो बातें सामने रख रहे हैं। अब किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव आगे बढ़ते हैं, क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव आते आते, लगातार हमारी नजर होगी। शैलेश, आप रहे हमारे साथ, आगे भी तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर दलों के समर्थन का यूपी के डिप्टी सीएम ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नेता अपने अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन कर रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी लखनऊ पहुंची, एक डिनर भी हुआ यहां पर मुख्यमंत्री आवास पर, और उस दौरान 2024 के मद्देनजर कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, लखनऊ में डिनर हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी आई, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर था, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अलावा भी नेता दिखे, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया, सब दिखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वह सर्वप्रिय प्रत्याशी हैं। इस देश के जो भाजपा गठबंधन के विरुद्ध राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने भी बिना शर्त राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। हम उसका भी स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कल जब उनका आगमन हुआ चुनाव के लिए समर्थन मांगने हेतु, तो उस समय भी कई लोगों ने खुल करके समर्थन में आने का काम किया है। और जो लोग खुलकर समर्थन में आए हैं उनका सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अभी समर्थन में नहीं आए हैं उनसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, स्वयं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने अपील की है कि मुझे सभी लोगों का वोट चाहिए। और एक गरीब आदिवासी समुदाय से आने वाली, देश की आज़ादी के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय से एक सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने की पूरी संभावना दिख रही है। ऐसी उम्मीदवार आई हैं
और उसमें अभी जो समर्थन में नहीं है, विशेष तौर से श्री अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहूँ कि वो अपनी पार्टी का समर्थन प्रदान करें, और अन्यथा मैं जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं या उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं, उनसे मैं निश्चित तौर से अपील करता हूं कि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन में अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट दें। धन्यवाद। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर बात करें जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में तमाम दलों के नेता आ रहे हैं, और उन्होंने तो अखिलेश यादव से भी अपील की कि उन्हें भी अगर वो गरीबों का, दलितों का सोचते हैं तो उनके समर्थन में आना चाहिए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, रूबरू करवा दो आपको। साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार कल लखनऊ में होगा। कल सुबह 11 बजे भैंसा कुंड में होगा अंतिम संस्कार, ऐसी जानकारी है। तो सड़क मार्ग से लखनऊ लाया जा रहा है साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर। बेटे प्रतीक यादव साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर लेकर आ रहे हैं और सड़क मार्ग से लखनऊ लाया जा रहा है साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर, और कल सुबह 11 बजे भैंसा कुंड पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हर स्तर पर सहयोग किया जाए परिवार का, और किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कल सुबह 11 बजे भैंसा कुंड पर अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी जानकारी है। सड़क मार्ग से ही पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। पहली खबर ये थी कि बाय एयर हो सकता है कि लाया जाए, लेकिन अब ये पुख्ता जानकारी है, सड़क मार्ग से लाया जा रहा है और कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से बात की। सीएम ने मुलायम सिंह यादव को फोन पर बात की और मुलायम सिंह यादव से बात करके उन्हें सांत्वना दी। तो पहले ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उसके बाद उन्होंने फोन किया मुलायम सिंह यादव को और फोन पर उन्हें सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जब पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंच जाएगा तो मुख्यमंत्री खुद श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करे, ये सीएम योगी ने कहा है। और अंतिम संस्कार में कहीं कोई कमी ना रहे, सहयोगात्मक रवैया हो अधिकारियों का, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जिला प्रशासन से अंतिम संस्कार कल होगा सुबह 11 बजे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान जो भी हो हर एक मदद की जाए, कोई कमी कहीं पर ना रखे और जितने भी अधिकारी हैं वो सभी सहयोग करें। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहयोगात्मक रवैया सभी अधिकारियों का कल के दिन होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि सारी व्यवस्थाएं की जाए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर कौन थी साधना गुप्ता। तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। मुलायम सिंह यादव से करीब 20 बरस छोटी थी वो, और औरैया के विधुना की वो रहने वाली थी। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, लेकिन अवधेश उससे पहले रिपोर्टर का रुख कर लेते हैं। हमारे दो साथी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ शैलेश हैं और हमारे साथ लखनऊ एयरपोर्ट से विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। शैलेश, फिलहाल आप आवास के पास हैं, वहां पर किस तरीके से चहलकदमी है, क्या जानकारी मिल रही है पार्थिव शरीर को लेकर, कब तक पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा? देखिए, पहले एयरलिफ्ट कराकर पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में उसे सड़क मार्ग से लाया जा रहा है और यही वजह है कि अब यहाँ पर लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास गुरुग्राम से निकला है पार्थिव शरीर। तो ये माना जा रहा है करीब 7 घंटे, 6 से 7 घंटे अगर एक्सप्रेसवे से आएंगे तो इतना वक्त लग जाएगा। और ऐसे में ये मानकर चलिए कि रात में लगभग 12 बजेंगे यहाँ तक पार्थिव शरीर पहुँचने में, जो एक अनुमान अभी लगाया जा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हो सकता है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं इस समय मुलायम सिंह यादव जी का आवास, अखिलेश यादव अभी भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि शिवपाल यादव यहाँ पर आए थे, लेकिन कुछ देर पहले वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। इसके अलावा डिम्पल यादव यहाँ पर हैं, उनके बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए, यहाँ पर अपने कुछ देर पहले की अगर बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को पता चला कि अब सड़क मार्ग से उनका पार्थिव शरीर लाया जाए तो सबको अनुमान हो गया कि देरी होगी आने में। ऐसे धीरे धीरे यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो कम होना शुरू हुए। दूसरी चीज़ आपको दिखाए कि देखिए, साधना गुप्ता जी को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर जो होल्डिंग्स हैं
वो भी लग गए हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी के आवास के ठीक सामने ये जो होल्डिंग आप देख रहे हैं, ऊपर साधना गुप्ता की तस्वीर और नीचे लिखा है दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना है। तो ये होल्डिंग्स जो हैं इस तरह के इस पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर आप देख सकते हैं लगे हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी के आवास के सामने, इसके अलावा जो सपा कार्यालय है उसके पास में जगह जगह चप्पे चप्पे पर ये होल्डिंग्स जो है लगे नज़र आ रहे हैं। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पार्थिव शरीर जो है, जो अंतिम संस्कार होगा वो इटावा में होगा, लखनऊ में, तो अब उस पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। और कल सुबह 11 बजे लखनऊ में ही भैंसा कुंड पर पार्थिव शरीर जो है उसका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए जब पार्थिव शरीर आएगा तो ये भी बात आ रही है सुनने में कि ठीक है शैलेश, कल सुबह अब 11 बजे का वक्त है जब अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुँच भी रहे हैं। भीतर की भी तस्वीर लगातार आपने दिखाई है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले तो बाई एयर लाने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन बाद में अब पुख्ता जानकारी यह है कि सड़क मार्ग से ही पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जा रहा है। विवेक। दीपा, मैं एयरपोर्ट के ठीक उसी स्थान के बाहर हूँ जहाँ कुछ देर पहले चर्चा थी कि उनका पार्थिव शरीर साधना गुप्ता का यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन चूंकि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और दिल्ली एयरपोर्ट में जो चार्टर्ड फ्लाइट की फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उसमें समय लग रहा था, इसलिए फैसला लिया गया। प्रतीक यादव उनके बेटे साधना गुप्ता के वहाँ पर मौजूद थे। फैसला लिया गया कि सड़क मार्ग से ही बॉडी को यहाँ पर लाया जाए। तो यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ पहुँचेगा पार्थिव शरीर। रात 12 से 1 बज सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ाम थे, चूँकि उस समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, पूरी पुलिस फोर्स और एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो चौकन्नी थी, यहाँ पर लगा दिए गए थे। लेकिन अब देखिए ये सारे रास्ते, जहाँ चार्टर फ्लाइट का एरिया जो कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, वो अब खाली है, सन्नाटा है। पुलिसकर्मी भी यहाँ से जा चुके हैं। ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगाए गए थे ताकि रास्ता क्लियर रहे, किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, वो भी अब जा चुके हैं। यहाँ पर सभी लोग चले गए हैं क्योंकि ये तय हो गया है कि अब साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से आएगा। तो जितने भी इंतज़ाम यहाँ थे वो सभी जो पुलिस व्यवस्था थी, प्रशासन की व्यवस्था थी, जो रास्ते रोके गए थे, बैरिकेड लगाए गए थे, वो सब यहाँ से हट चुके हैं। और वो रास्ता जो वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया था, उस कॉरिडोर को वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित किया गया था, वो भी खोल दिया गया है। सामान्य यातायात उसमें जा रहा है, यानी अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो यहाँ से सिक्योरिटी और सारे इंतज़ाम भी फोकस कर दिया गया है। सारी सिक्योरिटी जो यहाँ पर तैनात थी उसको मुलायम सिंह के आवास विक्रमादित्य मार्ग पर भेजा गया है और यहाँ से जो अधिकारी थे वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। और वहाँ जब रात में कुछ जो अधिकारियों की टीम है एक्सप्रेसवे के काकुरी पर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि जब लखनऊ की सीमा में प्रवेश करेगा पार्थिव शरीर, जो वाहन लेके आ रहा है, वहाँ पर उपस्थित रहेंगे सारे अधिकारी और वहाँ से एक तरह से पायलट करके उसको पार्थिव शरीर वाले वाहन को लाया जाएगा और पायलट करके सीधे, चूंकि वो रास्ता बहुत तंग है और बहुत तमाम अधिकारी जो कुछ देर पहले तक यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहे थे विवेक, अब वो वहाँ पर एक्टिव होंगे। अब कितनी देर में पार्थिव शरीर पहुँचता है, कितनी देर में आगमन होता है और पार्थिव शरीर लेकर के जो वाहन आ रहा है वो राजधानी में प्रवेश कब करता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी और शैलेश आपका भी पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजनीति में इस वक्त भाजपा से ऊपर कोई नहीं है, आप जानते हैं। विधानसभा से लेकर विधान परिषद और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में भाजपा के ही सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। अब सामने 24 का चुनाव है तो रणनीति को अभी से ही धार दी जा रही है। भाजपा की नजर उन मुस्लिम बहुल बूथों पर है जहां 2019 के चुनाव में पार्टी को बहुत कम वोट मिले थे, यानी कि भाजपा की कोशिश यूपी के 80 में से 80 सीटें जीतने की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2024 के चुनाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है, जिसकी पटकथा लिखने वाले हैं राजनीतिक माइक्रो मैनेजमेंट की मिसाल पेश करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जहां भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कानपुर के उन इलाकों को मार्क किया है जहां से विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट मिलने में या तो मुश्किल आई या फिर एक भी वोट नसीब नहीं हुआ। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता उन इलाकों में पहुंचे जहां 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी।
यहाँ लोगों से जाकर सीधा ये सवाल हो रहा है कि वो भाजपा पर भरोसा क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है और बूथ सशक्तिकरण अभियान का मेन फोकस अल्पसंख्यक समुदाय है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उनसे ये सीधा सवाल किया जा रहा है कि अब तक बीजेपी को वो अछूता क्यों मानते हैं, क्योंकि दोनों सरकारें यानी केंद्र में काबिज सरकार, उत्तर प्रदेश में काबिज सरकार सब तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को भी बराबर का लाभ पहुंचा रही है। और उसके बाद अब ये जानने की कोशिश हो रही है गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के कि परेशानियां क्या हैं। अगर परेशानियां पता चल जाए, समस्या पता चल जाए तो उनका निदान भी कर लिया जाएगा। दरअसल कानपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर भाजपा को हार मिली। सीसामऊ से इरफान सोलंकी को 50.68% वोट मिले और 12,266 वोट से जीते, और कानपुर छावनी से मोहम्मद हसन रूमी को 49.99% वोट मिले, वो 19,987 वोट से जीते। इन्हीं सीटों पर भाजपा ने बूथ से लेकर वोटर लिस्ट के हर पन्ने को लेकर रणनीति बनाई, जिसका पहला चरण है जनसंपर्क। मुसलमानों के प्रमुख त्योहार बकरीद के अवसर पर जनसंपर्क भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गर्मी में ठंडी बयार की तरह है। मोदी और योगी भी 2 बार चुने गए हैं। योगी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 2-1 मौकों को हटा दिया जाए तो थोड़ा सा आपसी मोदी जी के कामों से खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। योगी जी के कामों से खुश हैं? हाँ, लेकिन मोदी ज्यादा योगी ज्यादा मोदी कामों से खुश हैं। योगी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को उन्होंने संभाल रखा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी कि 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। पूरे यूपी में कुल 107 सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार और जीत तय करने की ताकत रखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमान की बड़ी मौजूदगी है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में 136 विधानसभा सीटें हैं जहां लगभग 27% मुसलमान हैं, जो किसी भी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करने में सक्षम हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और ग्राउंड जीरो पर आने के बाद चाचा ने खुद कहा है कि अब वोट ऑफ परसेंटेज आपका बढ़ेगा। मोदी जी के कामों से खुश हैं, योगी जी के कामों से खुश हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है कि अल्पसंख्यक समाज के इतने बुजुर्ग लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, और ये सौभाग्य है कि बकरीद पर हमने आपको शुभकामनाएं। डायरी पेन लेकर के आए हैं और कमल का फूल भी लेके आए हैं। जी बिल्कुल लेके आए हैं। यहाँ पे आए हैं जहाँ के लोगों के नाम, नंबर और मकान नंबर नोट कर रहे हैं, जिससे आगे फीडबैक उनसे लेते रहें और अपने जो सरकार की योजना है उनको देते रहें। 2014 के चुनाव में कई ऐसी मुस्लिम प्रभावित सीटें थी जिन्हें भाजपा ने जीत लिया था। 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के चलते ग्राफ में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन 24 में भाजपा का लक्ष्य इतिहास रचने का है। ऐसे में पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को तैनात कर दिया है, जो बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में इनसे कुछ सीटें जीतकर भाजपा अपना आंकड़ा और बेहतर कर सकती है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत जुलाई के दूसरे सप्ताह में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। उससे पहले यूपी के बड़े अधिकारी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे ताकि कोई चूक ना हो जाए, कोई कमी कहीं पर ना रह जाए। लोकार्पण से पहले निरीक्षण, 16 जुलाई से पहले परीक्षण, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बुलंद शुरुआत होने से पहले अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र चौहान ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पहले इटावा और फिर जालौन में जायजा लिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अधिकारी जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में लोकार्पण से पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इतने शॉर्ट पीरियड में करीब 2-2.5 साल के भीतर ये पूरी लगभग 300 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी थे, केन पे, बेतवा पे, यमुना पे पुल भी थे और भी तमाम सारे स्ट्रक्चर थे, और सारे कंप्लीट करके
इतने कम अवधि में पूरा किया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुंदेलखंड की सियासी जमीन पर चुनावी कामयाबी की फसल लहलहाने के लिए भाजपा ने विकास के एक्सप्रेसवे पर अभी से फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। जिस बुंदेलखंड को यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार किया जा रहा था, वहां इस एक्सप्रेसवे को विकास का नया गेटवे बताया जा रहा है। दावा है कि इसके जरिए चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। भाजपा के लिए ये सफलता का शॉर्टकट साबित हो सकता है। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, जालौन और इटावा को बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा और इसके शुरू हो जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में मात्र 6 घंटे का समय लगने वाला है। इस नए एक्सप्रेसवे की एक और खासियत ये भी है कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इटावा के पास जुड़ेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ वालों को भी बुंदेलखंड तक का सीधा रूट मिल जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की वजह से बुंदेलखंड का जुड़ाव यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से चित्रकूट जो हमारा दक्षिणांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान राम की नगरी है, वहाँ से सीधा सीधा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और उसके साथ दिल्ली कनेक्ट हो जाएगा। तो जो अगर चित्रकूट पहले लोग आना चाहते थे दिल्ली से, जिसमें करीब उन्हें जो है 9 से 10 घंटे लग जाते थे, अब वो केवल 5 से 6 घंटे के भीतर वहाँ पे पहुँच सकेंगे। ऐसे में दिल्ली से चित्रकूट जाने में सहूलियत तो होगी ही, आसपास के क्षेत्रों का विकास भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात स्टेशनर मोहम्मद हाजी आरिफ की अवैध संपत्ति को सील कर कुर्की के आदेश दे दिए हैं। ये जीत का जश्न नहीं है, न ही यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बुलंदशहर जिले में ये यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। सुनो जिसकी मुनादी करवाई जा रही है ताकि लोगों को सनद रहे कि अपराध करने की क्या सजा होती है। ग्राम इस्लामाबाद में आरिफ पुत्र यामीन मोहल्ला शेख पैन में जो इस समय रह रहा है, एक दुर्दांत किस्म का अपराधी है। 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जो उसने अपराध से संपत्ति अर्जित करी है, उसकी संपत्ति कुर्क की जाती है। सुनो। दरअसल पूरे प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा। ताजा तस्वीरें खुर्जा के कुख्यात हिस्ट्री शीटर मोहम्मद हाजी आरिफ पर हुई कार्रवाई की है। हाजी आरिफ के घर ढोल नगाड़े बजाकर मोहल्ले वालों के सामने कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया गया। आरिफ 90 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय बताया जाता है, जिस पर गोकशी, लूट, मर्डर जैसे गंभीर अपराध में मामले दर्ज हैं। तो आरोप ये भी है कि हाजी आरिफ ने आपराधिक तरीके से धंधा किया और काली कमाई की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरिफ की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया। एसडीएम खुर्जा और सीओ खुर्जा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हाजी अशरफ की अवैध संपत्ति और घर को सील कर दिया गया। साथ ही घर को सील कर सरकारी नोटिस उस पर चिपका दिया गया। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार धारा 14(1) में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आरिफ पुत्र यामीन एक अभियुक्त है। इसके खिलाफ सेक्शन 14(1) में डीएम सर के आदेश हुए हैं कि इसकी लगभग 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति कुर्क की जाए। तो उसमें एक हमारे यहाँ गांव है इस्लामाबाद, तहसील खुर्जा में इस्लामाबाद ग्राम के अंदर उसकी संपत्ति कुर्की करने की आज कार्रवाई चल रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जिला प्रशासन एक एक कर चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए उनको कुर्क कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। संपत्ति कुर्क की जाती है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव की 1 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। बैजनाथ यादव पर आरोप है कि उन्होंने ये संपत्ति अवैध धन से खरीदी है। और कुर्की के लिए मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बैजनाथ यादव की सरवा ग्राम की जमीन कुर्क होगी।
जमीन की कीमत 1,55,00,000 रुपए बताई जा रही है। बैजनाथ यादव के खिलाफ थाना सराय लखनसी में विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज किए गए। ये गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम थे बैजनाथ यादव, तो उनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था सराय लखनसी में। उसी में इनके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित धन से जो संपत्ति खरीदी गई थी 797 अराजी नंबर में, उसको माननीय जिला अधिकारी मऊ महोदय द्वारा धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया। आपके पसंदीदा एबीपी ग्रुप ने 100 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर आज कोलकाता में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एबीपी ग्रुप के चीफ एडिटर अतिदेव सरकार ने एबीपी ग्रुप की निष्पक्ष पत्रकारिता के 100 साल के शानदार सफर को दुनिया के सामने रखा। और वहीं मीडिया के साथ साथ देश की मौजूदा चुनौतियों का जिक्र भी किया। आपका पसंदीदा एबीपी ग्रुप 100 साल पूरे कर चुका है। इस मौके पर कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में खास आयोजन किया गया। इसमें राजनीति, पत्रकारिता, खेल, मनोरंजन और साहित्य जगत की हस्तियों ने शिरकत की। इस खास मौके पर एबीपी ग्रुप के चीफ एडिटर अतिदेव सरकार ने एबीपी ग्रुप के दर्शकों और पाठकों को खास संदेश देते हुए पत्रकारिता की चुनौतियों को जाहिर किया। In each place, we might hear the question, who does ABP serve? I will attempt an answer. ABP serves ordinary Indians, not their rulers. It does so through the heroism of its people, especially in crisis. पिछले 100 सालों में एबीपी ने आजादी के आंदोलन से लेकर इमरजेंसी तक हर बड़ी घटना को कवर किया है। आज देश में प्रिंट, डिजिटल और टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में एबीपी ग्रुप सबसे बड़े नामों में से एक है। चीफ एडिटर ने एबीपी ग्रुप की 100 साल की निष्पक्ष पत्रकारिता और गौरवशाली परंपरा के सफर का जिक्र किया। As the world changes, we will stay true to ourselves. We will continue to provide sound, independent journalism in the public interest. That means doing our work ethically and with rigor. It also entails holding the powerful to account, even in adversity. एबीपी ग्रुप देश में आनंद बाजार पत्रिका के अलावा अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ और डिजिटल और टीवी में हिंदी, बांग्ला, मराठी और पंजाबी समेत कई भाषाओं में न्यूज चैनल चलाता है। मुख्य संपादक ने आनंद बाजार पत्रिका समूह को बिना रुके 1 सदी का सफर पूरा करने पर धन्यवाद देते हुए देश की बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। Social divisions are growing. The politics of polarization played out through social media and news channels has deepened the fissure of religion on the street and in the drawing room. चीफ एडिटर ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भले ही भारत में आजादी के बाद काफी विकास हुआ है, लेकिन अभी भी राह काफी लंबी है। We believe that the task of reform must be renewed and long-term growth must be the government's main concern. The McKinsey Global Institute has estimated that the Indian economy needs to grow at 8 to 8.5% till 2030 in order to employ its young job seekers. एबीपी ग्रुप के शताब्दी समारोह में कला जगत की हस्तियों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान एबीपी समूह से 5 दशक से जुड़े कर्मचारियों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।